ज्यांना ऐकण्यासाठी आपण उत्सुक आहोत, जिन्हें सुनने के लिए हम बेताब हैं, जिनकी शायरी मशहूर है, जो आदमी कमाल है, जिनकी दिखावट भी बहुत कमाल है, बाकमाल है और बाकमाल है. क्या बात है. तो बिलकुल इर्शाद. अगदी आपण जोरदार दाद देऊन आदरणीय हसन कमालजी यांना या ठिकाणी मंत्रित करूया. आपली गुजारिश आहे. जोरदार टाळ्या वाजून आपण हसन कमाल सरांचं स्वागत. स्टेज पे बैठे हुए बहुत आदरणीय हस्तियों, बहनों और भाइयों, जैसा कि बार बार आपको बताया गया है, मैं उतना बड़ा तो नहीं हूँ जितना बड़ा आप लोग समझते हैं, ये लोग बताते हैं, मगर उर्दू का एक छोटा मोटा शायर. अब उर्दू के एक शायर होने की हैसियत से मैं मराठी साहित्य के इतने बड़े समारोह में क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, इसकी दो वजह. इसकी पहली वजह है महाराष्ट्र और दूसरी वजह है प्रगतिशील. ये दो ऐसे अल्फाज हैं जो मुझ में और आप सब में एक साथ कॉमन है. ऐसा बहुत कम होता है. अब महाराष्ट्र से ये ताल्लुक मेरा क्यों है, जैसे कि आप जानते हैं कि उर्दू यहाँ की भाषा तो है नहीं. उर्दू है भाषा कुछ और जगहों की, ख़ास तौर पर उस जगह की जिसे हम आप आज यूपी कहते हैं, जिसे उर्दू की पैदाइश का घर माना जाता है. घर तो दरअसल अगर पूछिए तो औरंगाबादी, लेकिन बहरहाल कहा यह जाता है कि यूपी उर्दू का सबसे पहला घर है. आज़ादी के बाद और ख़ास तौर से पार्टीशन के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि उस वक्त की कांग्रेस में भी, जो समझा जाता है कि उस वक्त की बड़ी प्रोग्रेसिव पार्टी हुआ करती थी, और बहुत से प्रोग्रेसिव लोग उसमें थे भी, लेकिन इस वक्त कांग्रेस में भी एक ऐसा तबका था मौजूद जो उर्दू को पसंद नहीं करता था. हालांकि उर्दू और हिंदी में कुछ बहुत ज़्यादा अनकॉमन चीज़ें नहीं हैं. अगर आप कोई उर्दू की लुगत या उर्दू की डिक्शनरी उठा के देखें तो अगर उसमें हज़ारों लफ्ज़ हैं तो उसमें 4-5% ऐसे लफ्ज़ हैं जो बाहर की ज़बानों से लिए गए. बाकी सारे जो लफ्ज़ हैं वो वही हैं जो हिंदी में. सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू का जो वर्ब है, क्रिया है, फेल है, वो हिंदी से लिया गया है. गा है, था, ये सब दूसरी ज़बानों में नहीं है. ये हिंदी में भी है, उर्दू में भी है. लेकिन इसके बावजूद एक तबका था जिसने ये कहा कि साहब ये तो पार्टीशन की भाषा है, इस ज़बान ने तो हमको पार्टी करवा दिया. और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमारे पड़ोस में बैठा हुआ एक मुल्क जिसे हम कल भी दुश्मन समझते थे, और बहुत से लोग आज भी दुश्मन समझते थे, मैं कल भी दुश्मन नहीं समझता था, आज भी दुश्मन. तो उसकी ज़बान है, वहाँ तो उर्दू है. तो भाई वहाँ सिर्फ उर्दू थोड़ी है, वहाँ तो गेहूँ और चावल भी खाया जाता है. आप ये नहीं काम नहीं खाएंगे क्योंकि वहाँ खाया जाता है. उर्दू ही पे ये जुल्म क्यों हुआ? उसकी एक वजह थी. उसकी एक वजह ये थी कि आपने देखा कि जब उर्दू और हिंदी में, जहाँ ये दोनों ज़बानें कॉमन हैं, वहाँ कुछ लोगों को ये ख्याल होता है कि अगर इस ज़बान को थोड़ी सी जगह दी गई तो आप इसे कलाई पकड़ने को कहेंगे या आपका पंजा पकड़ेंगे. तो उसको हटाने की कोशिश की गई. तो 10वीं नंबर की यूपी से उर्दू निकल गई. उर्दू जो मेरी माँ है, उस माँ को उस वक्त तक हिंदुस्तान में लिंग्विस्टिक पार्टिसिपेशन भी नहीं हुआ था. सूबे अलग अलग भाषाओं की ज़बान पे नहीं बने थे, बात की बात है. तो उर्दू का कोई घर ही नहीं. इस हिंदुस्तान में जहाँ वो पैदा हुई थी, पाकिस्तान में उर्दू पैदा नहीं हुई है. मुझे एक वाकया याद है कि पाकिस्तान में दिलीप कुमार को एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया. वो उसको लेने गए वहाँ, तो लोगों ने कहा कि साहब उर्दू तो हमारी कौमी ज़बान है, राष्ट्रीय भाषा. तो दिलीप साहब ने हंस कर कहा, होगी हमारी तो मादरी ज़बान है, हमारी तो माँ की भाषा है. तो वही था कि वहाँ पर उन्होंने उर्दू को जो भी दिया था, कहीं उसकी कौमी ज़बान नहीं थी. उस वक्त जब उर्दू बिल्कुल मारी मारी फिर रही थी, उस ज़माने में जैसा मैंने कहा लिंग्विस्टिक पार्टिसिपेशन भी नहीं हुआ था. सूबे अलग अलग जगह पे थे.
उस वक्त उर्दू को सबसे पहली पनाह महाराष्ट्र ने दी थी। पनाह भी बहुत छोटा लफ्ज है, किसी को भी दे देते हैं, कोई पड़ोसी भी आए तो उसे पनाह दे देते हैं। महाराष्ट्र ने उर्दू को पनाह नहीं दी, उर्दू का मेहमानों की तरह स्वागत किया। और आज तक उसकी एक वजह ये भी है कि मैं आपसे बताऊं, जहां तक मेरी मालूमात का इल्म है, कि इस वक्त महाराष्ट्र हिंदुस्तान का अकेला सूबा है, वाहिद स्टेट, जहां उर्दू के प्राइमरी लेवल से लेकर डिग्री लेवल तक 4000 से भी 4763 से भी ज़्यादा स्कूल्स मौजूद हैं। सारे हिंदुस्तान में उर्दू के इतने स्कूल नहीं मौजूद हैं। तो ये वजह थी जो मैं इस प्रोग्राम में लाई कि उर्दू को सबसे पहले जो पनाह दी, मेहमान बनाया, जहाँ कहीं भी उर्दू और हिंदी का कंपटीशन नहीं है। जब महाराष्ट्र ने इसको पनाह दी तो दूसरे सूबे भी खुल गए, आंध्रा भी खुल गया, कर्नाटक भी किसी हद तक खुला, कुछ और लोगों ने भी उसको पनाह दी, लेकिन सबसे पहली पनाह, सबसे पहला मेहमान उसे महाराष्ट्र ने बनाया था। इसका क्रेडिट उससे लिया ही नहीं जा सकता। अब रही दूसरी चीज, प्रगतिशीलता। प्रगतिशीलता है क्या? प्रगतिशीलता है, कहते हैं ना कि वो जो अदब है, साहित्य है, लिटरेचर है, वो समाज का दर्पण होता है। समाज में जो कुछ सोचा या समझा या बोला जा रहा हो, उसका कोई अक्स, कोई दर्पण, उसका कोई आईना अगर है तो वो साहित्य है। और साहित्य क्या है? जो सच बोलता, झूठ नहीं बोलता। प्रगतिशील साहित्य वो है जो इंसान को, जो माजी है, बीता हुआ युग है, पास्ट है, उसकी तलखियों और कड़वाहटों को भुलाकर साइंटिफिक अप्रोच से कल को देखना सिखाता है और नए तरीके से दिखाना सिखाता है। ये है, इसकी बहुत सारी एसोसिएशन दुनिया में उस वक्त खुल चुकी थी, हिंदुस्तान में नहीं थी तब तक। उससे पहले वर्ल्ड वॉर सेकेंड से भी पहले यूरोप में और कई और जगह पर उसकी खुल चुकी थी, लोग थे। हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर उर्दू, उसका सबसे पहले का ख्याल यूपी के एक नौजवान सैयद सज्जाद ज़हीर के दिमाग में आया, जो आप समझते हैं आज की बहुत मशहूर ड्रामा आर्टिस्ट हैं नादरा ज़हीर बब्बर। उनके वालिद थे, मेरा उनके साथ ताल्लुक़ रहा है, मैं उनके साथ काम भी कर चुका हूँ। ये उन्होंने कहा कि उन्होंने उर्दू को के तमाम ऐसे राइटर्स को जो माज़ो ज़िंदगी को इस तरह सोचने के आदी हों, उन्हें एक मकाम पे लाया और उन्होंने ही पहली कॉन्फ्रेंस यूपी में प्रोग्रेसिव राइटर्स की और उन्हीं की वजह से प्रेमचंद उस स्टेज पर आए। उससे पहले प्रेमचंद उसमें नहीं थे, सोचते थे 1939 से पहले भी प्रेमचंद ने जो नावल लिखे, बहुत खूबसूरत, बड़े अच्छे नावल, गोदान लिखा हुआ था, इतना बड़ा नावल। लेकिन 1939 में इस पार्टिसिपेट करने के बाद उनका सारा सोचने का तरीका जो था वो बिल्कुल वही होगा जो प्रोग्रेसिव राइटर्स का होता है। और फिर उसका असर हिंदुस्तानी में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर निकल भी गया, बंगाल में भी गया, दूसरी जगह भी गया। तो लेकिन उसको लाने का पहला सैयद सज्जाद ज़हीर को था। अब प्रगतिशील राइटर जो थे उस वक्त हिंदुस्तान में जगह जगह बिखरे हुए थे, लेकिन यहाँ भी महाराष्ट्र के एक शहर मुंबई का ये कमाल है कि उसने उर्दू के सारे प्रोग्रेसिव राइटर्स को अपने घर में बुलाया। आप उस वक्त के राइटर्स को देखिए, प्रोग्रेसिव राइटर उर्दू के जो कहलाते हैं, जितने बड़े बड़े राइटर जिनका नाम हम आज जानते हैं, उनके कामों की वजह से, उनके नॉवलों की वजह से, उनकी पोइट्रीज की वजह से, वो सब के सब मुंबई में मौजूद थे। सरदार जाफरी हूँ, मजरूर सुल्तानपुरी हूँ, साहिल लुधियानवी हूँ, बाद में कैफी आज़मी भी हो गए, उसमें कृष्णचंद्र हूँ, राजेंद्र सिंह बेदी हूँ, इतने बड़े नॉवेलिस्ट। मैं समझता हूँ राजेंद्र सिंह बेदी ने जो एक चादर मैली सी लिखा है, उससे बड़ा ड्रामा दुनिया में बड़ा मुश्किल से लिखा जाता है। वो सब यहाँ मौजूद थे, ख्वाजा अहमद अब्बास थे, इसमत चगताई यहाँ मौजूद थी, कुरैन हैदर में जो सबको पनाह दी थी इसी शहर में जिसका नाम मुंबई। तो प्रगतिशीलता और महाराष्ट्र में भी दो चीज़ें बहुत कॉमन हैं, वो भी है महाराष्ट्र का शहर मुंबई।
तो ये तरीका है जिसकी वजह से अब प्रगतिशील क्यों हमारे लिए आज भी ज़रूरत है। मैंने बहुत से नाम सुने, महाराष्ट्र में वो प्रगतिशील शायद उस तरीके से मौजूद नहीं थी, लेकिन जब मैं देखता हूँ, मैं मराठी उतनी अच्छी नहीं जानता जितनी अच्छी मुझे जानने चाहिए थी, लेकिन जो कुछ भी मैं जानता हूँ तब मुझे मालूम होता है कि यहाँ जो पुराने पोइट्स थे उनमें भी यही प्रगतिशीलता के अनुसार इसके एलिमेंट्स दिखाई देते थे। यहाँ थे, यहाँ भी वो चीज़ें मौजूद थी। और मैंने गोविंद पांसारी साहब से मेरी मुलाकात थी, बहुत अच्छी मुलाकात थी। इसके अलावा जितने भी बॉम्बे में, महाराष्ट्र में और दूसरे प्रोग्रेसिव राइटर्स थे महाराष्ट्र में, चाहे वो मराठी के हों, चाहे वो गुजराती के हों, चाहे उन सब से हमारा किसी न किसी हद तक एक इंटरेक्शन रहता था। लेकिन उर्दू का जहाँ तक ताल्लुक़ है और एक प्रोग्रेसिव राइटर का ताल्लुक़ है, आज प्रगतिशीलता की हमें ज़रूरत क्यों महसूस होती है। अब वो ये जो मूवमेंट था प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, ये उस तरीके से नहीं रहा जिस तरीके से अब से 20-25 साल या 30 साल पहले तक रहा था। बिखरता चला गया, उसकी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन बहरहाल बिखरता चला गया। वो यहाँ नहीं था। अब आज हमें फिर आपको जैसे लोगों को प्रगतिशीलता क्यों याद आ रही। आज हमें प्रगतिशीलता एक ख़ास वजह से नज़र आई। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि प्रगतिशीलता का पहला मतलब उम्मीद को, नई उम्मीद को, नई सुबह को दिखाना है, बताना है लोगों को। आज जो हिंदुस्तान में माहौल है और ख़ास तौर पर जो सियासी माहौल, उसमें सबसे बड़ी हताहत होने वाली, कत्ल होने वाली, हत्या की जाने वाली शक्ल जो है वो सच है। आज सियासत में सब कुछ बोला जाता है, सच नहीं बोला जाता। इसलिए ज़रूरी है प्रगतिशील मूवमेंट के, ताकि वो लोगों को सच बता सके। आपने ये इतना बड़ा मूवमेंट उठाया है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। आज के इस मूवमेंट के बाद आप लोग फिर अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे, अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़ आज की ज़िंदगी में हमारी जो आ चुकी है, वो हमारे हाथ में एक वो क्लाशनकोव कहते हैं ना, उसे आप क्लाशनकोव करिए, मैं उसे उसको मोबाइल फ़ोन कहता हूँ। आज दुनिया की हर इंफॉर्मेशन आपकी मुट्ठी में, उस मुट्ठी में रखने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत मीडिया की। आप पहले मीडिया के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती थी, एक बड़ा दफ्तर हो, उसमें काम करने वाले लोग हों, उसमें एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट हो, उसमें ये हो, उसमें वो हो, दुनिया भर की। आज एक छोटा सा कमरा जो है वो मीडिया का सबसे बड़ा सेंटर है, जहाँ एक मोबाइल हो या कैमरा हो, एक स्पीकर हो, और वो तमाम चीज़ें लोगों को बता सके। आपका जो ये मराठी मूवमेंट आपने शुरू किया है, इसका एंड यहाँ नहीं होना चाहिए, इसकी बिगिनिंग यहाँ से होना चाहिए। आप एक ऐसा मीडिया कायम कीजिए जिसमें आप लोगों को मराठी ज़बान के और दूसरी तमाम ज़बानों के जो पास्ट में लिखे गए हैं किस्से या कहानियाँ, जिनकी वजह से हम आज जिंदा हैं। हम किस लोगों की वजह से जिंदा हैं? हम उन लोगों की वजह से जिंदा हैं जो हमसे पहले बहुत बड़ा काम करके जा चुके हैं। हमें उनकी कहानियाँ आम लोगों को नहीं मालूम है, हालांकि उनकी सारी कहानियों का ताल्लुक आम लोगों से है। वो आम लोगों को जहन में रख के ही अपनी कहानियाँ लिखते थे। ज़रूरी है कि आज के लोगों को इस मीडिया के ज़रिए उन तमाम चीज़ों की इत्तला दी जाए कि हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े राइटर्स हुए, कितने बड़े बड़े थिंकर्स हुए हैं, कितने बड़े बड़े थिंक टैंक्स हुए हैं, जिन्होंने बताया है कि माजी की चीज़ों को भुलाकर ज़िंदगी को नए साइंटिफिक और उम्मीदफुल और होपफुल नज़रिए से देखा जाता है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि बहुत मुबारक हो आपको, आपने ये मुकम्मल किया है, लेकिन आज के बाद से आप ये समझिए कि ये काम इस समारोह तक ख़त्म नहीं हो जाएगा, यहाँ से शुरू होगा। आप में बहुत से लोग हैं, मैं जानता हूँ, मैं मिला हूँ, बहुत से लोग हैं, वो बहुत इंथुजियास्टिक हैं, बहुत जोशीले लोग हैं। वो ये तमाम काम, इसमें कुछ खर्चा नहीं होता, उसमें कॉपीराइट का भी प्रॉब्लम नहीं है। सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कॉपीराइट अब ख़त्म हो चुका है। आज प्रेमचंद को या टैगोर को या बहुत से ऐसे लोगों के उनके कॉपीराइट ख़त्म हो चुके हैं, कोई कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं। आप उनकी कहानियों को मराठी ज़बान में आम मराठी लोगों तक पहुंचाएं। आप देखिए, ये पूरा का पूरा ज़माना हमारी और आपकी तरह प्रगतिशील हो ही जाएगा।
तो मैं समझता हूँ, मैं लंबी चौड़ी तकरीर करने का योगी आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने जो बात कही कि प्रगतिशीलता को कायम रखने के लिए जिंदगी को नए साइंटिफिक लुक से देखने की ज़रूरत है और लोगों को ये बताने की ज़रूरत है, भूल जाओ माजी को, माजी की कथाओं को भी भूल जाओ। ये देखो ज़िंदगी है, ये हमारी और तुम्हारी ज़िंदगी है, हमें इसमें जीना है और अपने नए लोगों को इस ज़िंदगी की तरफ लाना है और उसके लिए प्रगतिशीलता ही लाइफ का सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ा आंसर, सबसे बड़ा तथ्य। थैंक यू वेरी मच। कर देता हूँ, इत्तेफाक से वो भी प्रगतिशील ही है। नहीं, एक गज़ल सुनाता हूँ, उसके बाद आपकी कसर पूरी हो जाए।